अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, ईद की छुट्टियों के बाद आज हमारी पहली क्लास है और ईद की छुट्टियों में आपके ज़िम्मे जो काम था वो कुछ पास पेपर क्वेश्चंस की डिस्कशन थी। मेरा ख्याल है शायद लर्निंग कर्व का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा होना था या हो गया था, ख़त्म हो गया था, ख़त्म हो गया था क्लास में, लेकिन बाकी जो होमवर्क में आपको पास पेपर क्वेश्चंस ही मिले देखने को, तो कोई इशू जो आपने पास पेपर क्वेश्चंस देखे उनसे रिलेटेड कोई इशू आपके ज़हन में? अभी मज़ीद हमारी पास पेपर की एक्टिविटी जारी है। मज़ीद हमें 1 2 3 4 5 सवाल हमें देखने हैं, जिसके बाद हमारा ये चैप्टर क्लोज़ होगा और हम अगले चैप्टर की तरफ चलेंगे। तो एनी क्वेश्चन, कोई मसला मसाइल डिसीजन मेकिंग के पास पेपर क्वेश्चंस जो अभी तक कर चुके हैं हम? डिसीजन मेकिंग में आपने देखा अभी तक कि कुछ क्वेश्चन तो हमें आते हैं बिल्कुल सीधे सीधे, जैसे हमने पढ़े थे लाइनों में असूल कि ये मेक और बाय है, लिमिटिंग फैक्टर प्रोडक्शन प्लानिंग है, लिमिटिंग फैक्टर विद आउटसोर्सिंग है, शटडाउन है, फर्दर प्रोसेसिंग है। कुछ तो सीधे सीधे लगे बंधे इन्हीं असूलों पे सवाल हल होने वाले होते हैं, लेकिन देन देयर आर सर्टन क्वेश्चन जो कि इन असूलों से थोड़ा हटके होते हैं, और उसके लिए एक बेसिक गाइडलाइन आपको याद रखनी है। और वो गाइडलाइन है कि भाई जिन सवालों पे वो असूल नहीं लगेंगे उन सवालों पे रेलेवेंट कॉस्टिंग का असूल लगेगा। आप फ्यूचर में देख लो भाई इस फैसले के रेलेवेंट कॉस्ट क्या हैं, इस फैसले के रेलेवेंट बेनिफिट्स क्या हैं, कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट कर लो। कोई असूल नहीं और लग रहा, ऐसा सवाल आ गया जब कहा लगा भाई मेरा या किसी असूल से लिंक नहीं हो रहा सवाल, तो आपने उस पर कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट का असूल लगा देना है कि भाई इस फैसले के फ्यूचर में मुझे फ़ायदे क्या होंगे, इस फैसले से मुझे फ्यूचर में बेनिफिट्स क्या होंगे। ये अंडरलाइंग प्रिंसिपल हर डिसीजन मेकिंग के एंड पे ये चीज़ तो आई जानी है कहीं ना कहीं, किसी ना किसी सूरत में। तो आज हम अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। और क्वेश्चन नंबर 23 हमारा है सियाब लिमिटेड का ऑटम 20। अच्छा जी, ये सियाब लिमिटेड का सवाल ऑटम 20 का क्वेश्चन 4। रिक्वायरमेंट से बात शुरू करेंगे। अवैल्यूएट द सजेशंस ऑफ सीएफओ एंड सेल्स डायरेक्टर एंड रिकमेंड द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन टू द मैनेजमेंट। 17 नंबर का सवाल है। दो लोगों की सजेशन को हमें वैल्यूएट करना है, सीएफओ की सजेशन को और सेल्स डायरेक्टर की सजेशन को, और इन दोनों की सजेशन में से जो बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन है वो हमें मैनेजमेंट को रिकमेंड करना है। लेट्स रीड द क्वेश्चन, फिर देखते हैं क्या सजेशंस हैं और उनको वैल्यूएशन कैसे हमें करनी चाहिए। सियाब लिमिटेड इज इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्टिंग ऑफ प्रोडक्ट्स BA, C एंड DA। 3 प्रोडक्ट्स हैं जी जिनको मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट कर रही है कंपनी। कीपिंग इन व्यू द कंटिन्यूस ऑपरेटिंग लॉसेज इन प्रोडक्ट BA, प्रोडक्ट BA में कंटिन्यूस लॉसेज है, द मैनेजमेंट इज कंसिडरिंग टू डिसकंटिन्यू द प्रोडक्शन ऑफ BA। शटडाउन का क्वेश्चन आ गया जी। कंपनी मैनेजमेंट सोचती है कि BA को शटडाउन किया जाए। समराइज्ड ऑपरेटिंग रिजल्ट्स ऑफ BA फॉर द ईयर 2019 आर एज फॉलोज। ये BA के रिजल्ट्स हैं। 2018 में कितने यूनिट बेचे थे, 2019 के रिजल्ट्स हैं हमारे पास हैं। सेल रेवेन्यू, रॉ मटेरियल कंजम्पशन, लेबर कॉस्ट, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, एलोकेटेड मतलब एब्जॉर्ब्ड, सेलिंग एक्सपेंसेस 2018 के 2019 के, एज अ रिजल्ट ऑपरेटिंग लॉस। ये BA प्रोडक्ट के 2019 के रिजल्ट्स हैं, लॉस आ रहा है जी, और हम अब सोच रहे हैं कि इसको बंद किया जाए। Chief Financial Officer is of the view that discontinuance of BA would save all manufacturing and selling expenses except allocated fixed manufacturing overheads. ये CFO का point of view आ गया। It is estimated that total allocated fixed manufacturing overhead will reduce by 10%.
ये है सीएफओ की कहानी कि अगर हम बंद कर दें तो क्या क्या खर्चे हमारे बचेंगे। इन अ रिसेंट मीटिंग एसएल्स सेल्स डायरेक्टर, ये सेल्स डायरेक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, डज नॉट एग्री विद द सजेशन टू डिसकंटिन्यू दिस प्रोडक्ट। शी इज ऑफ द व्यू दैट BA is in high demand in the local market and the management should consider to launch this product in the local market through an online marketplace. जमाल इंटरप्राइजेस ऑनलाइन स्टोर है जी, जिससे हमारे यहाँ पे दराज होता है, उस तरह जमाल इंटरप्राइजेस ने कहा जमाल इंटरप्राइजेस ऑनलाइन पे लॉन्च करो, बड़ी डिमांड है हमारी प्रोडक्ट की। She argues that this will not only minimize the selling expenses but also allow SL to reach maximum customer. Following information have been available in respect of launching an online store of BA at JE. जमाल इंटरप्राइजेस पे BA को लॉन्च करो तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन कुछ हमें दी गई है। मैं अगर ब्रॉडली स्पीकिंग मोटी पर डिटेल में हम बाद में पढ़ते हैं। इसमें देखिए कहता है जी सेल्स आपकी एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी इतनी है, एग्जिस्टिंग डिमांड ऑन इज सफिशिएंट टू बूस्ट सेल बाय 10% फ्रॉम प्रीवियस ईयर। सेल बढ़ जाएगी आपकी, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टीम हायर करनी पड़ेगी, प्राइस क्या होगी, एक्स्ट्रा कमीशन क्या देनी पड़ेगी, सो एंड सो। ये सारी ऑनलाइन लॉन्च की कहानी है। अब बेसिकली हमसे कहा क्या गया है, दो लोग, दो पॉइंट ऑफ व्यू, एक सीएफओ पॉइंट ऑफ व्यू है शटडाउन, एक सेल डायरेक्टर ऑनलाइन लॉन्च कर दो। हमसे कहा गया इन दोनों को वैल्यूएट करो और बताओ बेहतर क्या है कंपनी के लिए। हमें इन दोनों को वैल्यूएट करना है। शटडाउन डिसीजन को वैल्यूएट करना तुमने सीखा हुआ है, क्या असूल होता है शटडाउन को वैल्यूएट करने का? शटडाउन का असूल हमने पढ़ा हुआ है, हम कंपेयर करते हैं कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट, जिसमें कॉस्ट होती है कंट्रीब्यूशन फॉरगोन और बेनिफिट होती है कॉस्ट सेव्ड। ठीक है जी, कंट्रीब्यूशन फॉरगोन एंड अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट। ठीक है जी, हमने यहां से तो वैल्यूएट कर लेंगे शटडाउन की कहानी कि भाई अगर हम शटडाउन करते हैं कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट क्या है, और फिर हम कंपेयर करेंगे उसको इस कहानी के साथ कि अगर हम कंटिन्यू करते हैं तो कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट क्या है। चलें पहले हम सिर्फ शटडाउन की कहानी को वैल्यूएट कर लेते हैं और उसके बाद हम इस कंटिन्यू की कहानी पे आएंगे और फिर हम कंपैरिजन का असूल डिस्कस करेंगे, इनका कंपैरिजन कैसे हो सकता है। अच्छा जी, शटडाउन के लिए हमें कहा गया ये पिछले साल की परफॉर्मेंस है और ये है कहानी। निकालिए जरा इसमें से कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट, इसका कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट शटडाउन का निकालिए, क्या आएगा? हमने जो बात की अभी, मैं असूल दोबारा आपके सामने यहां पे लिखता हूं। क्वेश्चन नंबर 23 हम डिस्कस कर रहे हैं सीएफओ की प्रपोजल और इसमें हम कॉस्ट ऑफ शटडाउन ला रहे हैं, वो कंट्रीब्यूशन फोरगोन है, और फिर हम बेनिफिट ऑफ शटडाउन की बात करेंगे जो कि हमारी फिक्स कॉस्ट सेविंग होगी। एंड देन वी विल सी नेट में हमारे पास कॉस्ट है या बेनिफिट है, उसके नेट का कॉस्ट या बेनिफिट। इसके बाद हम दूसरे प्रपोजल की तरफ चलेंगे। जी जरा डाटा बनाइए जरा इसका। अगर हम अगले साल ये प्रोडक्ट बंद करें तो कितना कंट्रीब्यूशन फोरगो करेंगे? चलें इसका मैं एक और हिंट आपको दे देता हूं। अगले साल हम 1,50,000 यूनिट नहीं बेचेंगे, कंट्रीब्यूशन फोरगोन होगा 1,50,000 इंटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जिसके लिए आपको वर्किंग बनानी है। लीजिए जी एक और हिंट दे दिया, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की वर्किंग बनानी है आपको, यहां से आपको कंट्रीब्यूशन फोरगोन मिल जाएगा।
जी प्राइस पर यूनिट क्या आ रही है 200 और प्रोडक्शन कॉस्ट वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट मटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट कितनी बनी 140 और हमें फिर आप देखिए 2000 सेलिंग में यूनिट्स कॉस्ट दो डिफरेंट एक्टिविटीज पे जब कॉस्ट दी जाए हाई लो मेथड से आप अलग अलग कर सकते हैं। तो कॉस्ट एट द हाई लेवल इज 2018 हाई लेवल 8050 माइनस कॉस्ट एट लो लेवल 7.8 million divided with units at high level 156250 minus units at low level variable cost per unit कितनी जी 40 तो यहां से कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 20 कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज 20 लीजिए जी कंट्रीब्यूशन फॉरगॉन कितना बना रुपीज 3 million 3 million ये है कंट्रीब्यूशन फॉरगॉन। जी कोई बात समझ नहीं आई पूछिए। कंट्रीब्यूशन फॉरगॉन अगर हम बीए को बंद कर दें तो हम क्या कंट्रीब्यूशन सालाना फॉरगो कर रहे हैं 20 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से कंट्रीब्यूशन हम फॉरगो करेंगे और करंटली हम 150,000 यूनिट्स बेचते हैं तो 150,000 इंटू 20 रुपीज 3 मिलियन का कंट्रीब्यूशन फॉरगो होगा। और हमें फिक्स कॉस्ट में क्या क्या बचत होगी वर्किंग टू हमें फिक्स कॉस्ट में एक तो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट बचेगी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट हमें बच जाएगी जो क्या कितनी जी 2.8 मिलियन की। फिर एलोकेटेड फिक्स कॉस्ट की भी कुछ कहानी उसने बताई है तो जैसे देखिएगा एलोकेटेड फिक्स कॉस्ट की कहानी उसने कहा जी जो बीए को फिक्स कॉस्ट एलोकेट हो रही है वो 30% ऑफ द टोटल कॉस्ट है कंपनी की टोटल कॉस्ट का 30% है। एक तो ये इंफॉर्मेशन यहां पे आ गई। फिर इधर आ जाइए इधर ये हाँ जी वो कहता है जी इट इज एस्टिमेटेड दैट टोटल एलोकेटेड फिक्स कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड विल बी रिड्यूस्ड बाय 10%। टोटल फिक्स कॉस्ट जो हैं जो एलोकेट हो रहे हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स को उनमें 10% की कमी आएगी। तो जनाब ये जो गिवन है कॉस्ट 750,000 ये टोटल कॉस्ट नहीं है ये तो 30% हिस्सा है ये 30% हिस्सा है तो टोटल कॉस्ट जनाब ये है टोटल एलोकेटेड फिक्स कॉस्ट इसमें 10% की कमी आएगी शटडाउन होने की वजह से। कितनी कमी आएगी 250,000 की कमी आएगी। यहां पे हम देख रहे हैं अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट मानी क्या क्या बचेगी एक ये पूरी की पूरी बच जाएगी इसमें 750 नहीं 750 में से 250,000 कंपनी का ये बचेगा। और आखिरी बात जुमला अगर मजीद पढ़ लें ऑफ द व्यू दैट डिसकंटिन्यू बीए वुड सेव ऑल मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग एक्सपेंसेस एक्सेप्ट एलोकेटेड फैक्ट्री ओवरहेड्स तमाम फिक्स कॉस्ट बच जाएंगी इसके अलावा मतलब इसमें भी जो फिक्स कॉस्ट है वो भी बच जाएगी सेलिंग फिक्स कॉस्ट भी आपकी सेव होगी। तो जनाब ये सेलिंग फिक्स कॉस्ट भी आपकी सेव होगी और सेलिंग फिक्स कॉस्ट आप डिटरमिन कर लो 7.8 मिलियन आपकी टोटल कॉस्ट है जिसमें से 20 रुपए पर यूनिट के हिसाब से वेरिएबल फिक्स कॉस्ट है निकाल दो तो यहां से निकाल लो आपकी फिक्स कॉस्ट क्या बने ये वर्किंग है ना सेलिंग एक्सपेंसेस 7.8 और वेरिएबल 40 माय मिस्टेक 40 रुपीज है आपके जी कितना बना जी 1.8 मिलियन।
ये भी आपका बच जाएगा। लीजिए जी, टोटल ले लीजिए यहां से, कितनी फिक्स कॉस्ट टोटल बचनी है आपकी? 4850 की बचत है, 4850,000 ये कॉस्ट सेविंग, नेट सेविंग कितनी सेविंग? 1850,000। शटडाउन करने में नेट हमें फ़ायदा है, शटडाउन करने में नेट हमें फ़ायदा है 1850 का। जी ये पार्ट तो सिंपल शटडाउन, सीएफओ की प्रपोजल तो शटडाउन डिसीजन का पार्ट था, वो तो हो गया हल, ये तो सिंपल था। अब हमें सेल डायरेक्टर की प्रपोजल को देखना है और उससे हमें देखना है कि हमारी सेल पे क्या असर पड़ेगा। अच्छा एक चीज़ ज़रा ज़हन में रखिएगा, हम जितने भी डिसीजन मेकिंग के सिनेरियोस पढ़ते हैं उसमें हम लगभग कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट ही कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी हमने कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट किया, इसमें जो कॉस्ट और बेनिफिट्स का जो नेट होता है ना ये फिगर, इसको एक और अंदाज से भी आप देख सकते हो। दिस इज इफेक्ट ऑफ डिसीजन ऑन फ्यूचर पीबीआईटी, इसको आप इस अंदाज से भी देख सकते हो। अगर आपका नेट बेनिफिट आ रहा है इसका मतलब अगले ये फैसला करने की सूरत में अगले साल आपका पीबीआईटी इतनी अमाउंट से बढ़ जाएगा, और अगर आपकी ये नेट कॉस्ट आ रही हुई तो इसका मतलब ये फैसला करने की वजह से अगले साल आपका पीबीआईटी इतने से कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो नेट बेनिफिट या नेट कॉस्ट जो आती है ये आपका इफेक्ट ऑन पीबीआईटी, इफेक्ट ऑफ डिसीजन ऑन पीबीआईटी। आप इसको इस एंगल से भी देख सकते हो क्योंकि एग्जामिनर में आस्क यू अ क्वेश्चन, आपसे वो सवाल इस अंदाज में पूछ सकता है अगर कंपनी शट डाउन कर दे तो कंपनी के प्रॉफिट्स पे अगले साल क्या असर पड़ेगा। अब हमने एकदम परेशान नहीं हो जाना भाई, हमने सिर्फ इसकी इंटरप्रिटेशन समझ ली है कि हमने ये जो असूल पढ़ा हुआ ना कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट में, इसमें ये जो नेट आता है ना ये इफेक्ट ऑन पीबीआईटी ही होता है, हमारे फैसले का असर ऑन पीबीआईटी। अगर ये पॉजिटिव है इसका मतलब इस फैसले की वजह से अगले साल पीबीआईटी हमारा बढ़ जाएगा, अगर ये नेगेटिव है इसका मतलब अगले साल हमारे फैसले की वजह से हमारा पीबीआईटी गिर जाएगा, ठीक है। तो हमें हर वो फैसला करना है जिससे पीबीआईटी में प्रॉफिट्स में इजाफा आए। बेनिफिट है इसका मतलब फैसले की वजह से प्रॉफिट्स में इजाफा आएगा, फैसला कर लेना चाहिए। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में चेंज मेजर कर रहा होता है यहां पे जनाब ये टूल। जी एनी क्वेश्चन? सीएफओ की प्रपोजल तो होगी वैल्यूएट, ये तो थी सिंपल। अब सेल डायरेक्टर की कहानी हमें देखनी है। अच्छा जी सेल डायरेक्टर क्या कहती हैं खातून? वो कहती हैं जी आप बंद ना करो, ये कुछ चेंजेस लाओ और ऑनलाइन स्टोर पे इसकी सेल को बढ़ाओ। अच्छा अब होगा क्या कि माजी में हम ये पीएनएल बना रहे थे, सेल डायरेक्टर कह रही है नहीं भी ऐसे ना चलाओ ऐसे चलाओ, जब ऐसे चलाओगे तो एक्सपेक्टेड है का पीएनएल आपका बदलेगा ना अगले साल। हमें करना क्या है कि भाई अच्छा भाई आपकी बात मानते हैं, आपकी बात मान के देखते हैं कि अगले साल हमारा पीएनएल कैसे दिखेगा। हमें प्रोजेक्टेड पीएनएल बनाना है। ये भी मैंने क्या किया, अगले साल का इंपैक्ट ऑन पीएनएल ही निकाला ना भाई, कि भाई अगर मैं बंद कर दूं तो अगले साल पीएनएल पे क्या असर पड़ेगा। अब यहां पे मुझे देखना है अगर मैं चलाऊं तो मैं अगले साल मेरे पीएनएल पे क्या असर पड़ेगा। उसके लिए मुझे क्या करना है, अगर चलाऊं तो अगले साल का पीएनएल दिखेगा कैसे, और फिर असर देखने हैं, इससे कंपेयर कर लूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा जी अगर मैं इसकी बात मान लूं तो अगले साल मेरा लॉस 15 लाख का होगा, तो फैसले की वजह से मुझे कितना फायदा हुआ? 8,50,000। समझ आई बात?
मैं इसके मुताबिक जो ये डायरेक्टर सेल डायरेक्टर कह रही है इसके मुताबिक अगले साल का पीएनएल बनाऊंगा और उस पीएनएल को उस प्रॉफिट या लॉस के इस प्रॉफिट या लॉस से कंपेयर करूंगा और फिर इफेक्ट मेजर कर लूंगा। इफेक्ट याद रखना, इफेक्ट ये है इफेक्ट कि भाई फैसला करोगे तो प्रॉफिट लॉस पे ये इफेक्ट पड़ना है। तो मैंने यहां पे सिर्फ प्रॉफिट और लॉस नहीं बनाना, प्रॉफिट लॉस बना के इससे कंपेयर करके इफेक्ट निकालना है, फैसले का इफेक्ट क्या होगा भाई। तो पहला स्टेप है इसकी प्रपोजल के मुताबिक पूरा पीएनएल बना लो। दूसरा स्टेप है उस प्रॉफिट या लॉस की फिगर को इस प्रॉफिट या लॉस की फिगर से कंपेयर करके इफेक्ट निकाल लो कि भाई अगर हम प्रपोजल लेते हैं तो उसकी वजह से हमारी कंपनी के पीबीआईटी पे क्या असर पड़ेगा। ये पीबीआईटी है ना भाई, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये पीबीआईटी है आपका, ठीक है। तो हम इसकी प्रपोजल के मुताबिक पीबीआईटी बनाएंगे और उस पीबीआईटी को इससे कंपेयर करके इफेक्ट निकालेंगे और फिर देखेंगे भाई, जैसे अभी मैंने कहा अगर मेरा लॉस 15 लाख पे आता है इसका मतलब इफेक्ट है 8,50,000 पॉजिटिव। यहां पे क्या है 18,50,000 पॉजिटिव, बेहतर क्या हुआ 18,50,000। लेकिन यहां पे आ जाता है लॉस 0। अगर ये प्रपोजल इंप्लीमेंट करें तो हम 0 हो जाएंगे। इसका मतलब इफेक्ट क्या हुआ 23,50,000 का पॉजिटिव, 23,50,000 लॉस से 0 पे चले गए हम, तो 23,50,000 का फायदा हो गया ना। मैं यहां पे है 18,50,000, तो बेहतर क्या हो जाएगा ये, ठीक है। तो हमने इफेक्ट को इफेक्ट से कंपेयर करना है कि भाई इस फैसले का असर क्या है, इस फैसले का असर क्या है। तो अब हमें बेसिकली पीएनएल बनाना है कि अगर हम सेल्स कंपनी या बीए को बंद ना करें, ऑनलाइन स्टोर पे लॉन्च करके चलाएं, तो अब हम इस तसल्ली से इस प्रपोजल को पढ़ते हैं और फिर इसके मुताबिक पीएनएल बनाएंगे। एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ बीए इज 172,000। एग्जिस्टिंग सेल हमारी है 1,50,000, लेकिन कैपेसिटी है 1,72,000। एग्जिस्टिंग डिमांड ऑफ बीए इन ऑनलाइन मार्केट इज सफिशिएंट टू बूस्ट सेल्स बाय 10% फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। मतलब 1,50,000 से 1,65,000 पे सेल्स जा सकती हैं ऑनलाइन स्टोर पे। However, for achieving this target level of sales, digital marketing service provider would be hired at an annual cost of 8 लाख। ये एक सालाना कॉस्ट 8 लाख की करनी पड़ेगी। प्राइस रखनी पड़ेगी 180 की, करंट प्राइस 200 थी हमारी है ना, तो कहते हैं यहां पे 180 की प्राइस रखनी पड़ेगी। SL would also have to pay an annual subscription fee of 1,10,000 to JE to operate as a seller. In addition, JE would charge 2% sale commission. JE also provide an additional facility of handling delivery and sale return to its client. This service can be availed by paying either an annual lump sum fee of 15 lakh or an additional commission of 5% of the selling price. If the service is availed, entire fixed selling expenses would be saved. ये सर्विस अवेल करनी या नहीं करनी ये हमें वैल्यूएट करना पड़ेगा। Fixed and variable selling expenses pertaining to BA would be reduced by 10% and 80% respectively. Additional support staff would be hired at a cost of 2 lakh per month. The additional hiring cost can be reduced to 80% if existing staff is given additional responsibilities with overtime payment, which would increase the variable selling expenses by 10%. अच्छा, ये जो कहानी है अब हम इसके मुताबिक पीएनएल बनाएंगे कि अगर हम सेल डायरेक्टर की बातें माने तो हमारा पीएनएल कैसे दिखेगा। एक एक लाइन आइटम को पढ़ते जाते हैं और उसके मुताबिक हम वर्किंग बनाते जाते हैं। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ आपने ख्याल रखनी है, हमें पीएनएल बनाना है। पीएनएल के लिए कोई मार्जिनल अब्जॉर्प्शन का फॉर्मेट होना कोई ख़ास ज़रूरी नहीं है। अब सेल्स माइनस वेरिएबल माइनस फिक्स सारी एक्सपेंसेस लेस करते जाएं तो ठीक है। तो हम शुरू करते हैं कहानी इसकी सेल्स से। अब हम सेल्स डायरेक्टर की प्रपोजल पे आगे हैं। सेल्स हमारी क्या होंगी अगले साल और उसमें से हम फिर एक्सपेंसेस लेस करते जाएंगे। जो जो एक्सपेंसेस का जिक्र है आइडेंटिफाई करते जाएंगे, लेस करते जाएंगे। सेल्स हमारी अगले साल क्या होंगी, हमें बताया गया है हम 1,50,000 से 10% ज़्यादा यूनिट्स बेचेंगे और 180 के हिसाब से बेचेंगे।
हमारी सेल्स क्या होंगी? 29.7 मिलियन रुपीस में अगर मैं डाटा लेके चलूं तो ये जनाब मेरी सेल्स की फिगर है। 29.7 मिलियन मेरी सेल्स की फिगर आ गई। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास ये प्रोडक्शन की फिगर्स हैं। ये प्रोडक्शन कॉस्ट की फिगर है, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ सेल की फिगर है। ये तो सिंपली 10% सेल बढ़ी तो ये सारी कॉस्ट 10% बढ़ जाएंगी। एम आई राइट? ये सारी कॉस्ट अगले साल 10% सेल बढ़ी तो 10% से ये कॉस्ट बढ़ जाएंगी। हम कहते हैं जी प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट हमारी हैं 12 जमा 6 जमा 3 मिलियन इंटू 1.1। कितना बना ये? कितना जी? 23.1 मिलियन। 23.1 मिलियन ये जी हमारी वेरिएबल, ये प्रोडक्शन कॉस्ट की फिगर आ गई। मैंने इस पीएनएल में से जो डाटा पिक कर लिया है, मैंने सेल्स को ट्रीट कर दिया, इसको ट्रीट कर दिया। अब डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट, क्या ये भी हमारा खर्चा अगले साल चलता रहेगा? तो आंसर लगता है यस। अगले साल हम प्रोडक्शन करेंगे तो ये भी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट है, ये भी यकीनन हमारी चलती रहेगी अगले साल। इसको भी डाल लें। $2.8 मिलियन है ये, इसको भी ले लें जी। एलोकेटेड फिक्स कॉस्ट पीएनएल में अगले साल ये भी शायद ऐसी चलती रहेगी, इसको भी ले लें। एलोकेटेड फिक्स कॉस्ट अगले साल के पीएनएल में ये भी आएगी एज इट इज। कितनी है जी ये? 7,50,000। अब एक रहेगी सेलिंग एक्सपेंसेस की कहानी। इसको मैंने इसलिए नहीं छेड़ा कि इसका ताल्लुक नीचे प्रपोजल से हमारे है, इसलिए मैंने इसको भी नहीं छेड़ा क्योंकि इसने हमारे प्रपोजल से लिंक होना है। उसके लिए अब हम प्रपोजल पर जाते हैं और सेलिंग एक्सपेंसेस को भी हमने सिर्फ पेंडिंग रखा हुआ है। इसको कैसे डील करने हैं प्रपोजल से लिंक करके, उसको हम 1 बाय 1 देखते जाएंगे आइटम। अच्छा जी, अब हाँ यहां पे आइए। अगर आप ये प्रपोजल लेकर चलते हो तो सबसे पहले खर्चा आपका 8 लाख का ये जाएगा जी। ये किस मद में खर्चा है? 8 लाख खर्चा किस मद में है जी? डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग 8 लाख का सालाना खर्चा ये करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2 भी क्लिक हो गया। पॉइंट नंबर 2 में 2 बातें की गई थी। एक सेल्स में इजाफा, वो भी डील कर लिया। एक फिक्स कॉस्ट, ये भी डील कर लिया। पॉइंट नंबर 3 में प्राइस का जिक्र था, इसको भी हम डील कर चुके हैं। पॉइंट नंबर 4 पे आइए। अब 1,10,000 की सालाना फीस पे करनी पड़ेगी और 2% कमीशन पे करनी पड़ेगी। ये भी खर्चे डालें जी। 1,10,000 की सालाना फी और 2% सेल्स का, 29.7 का 2% कितना बना जी? 594,000। लीजिए जी, ये आपकी जेई की फी आ गई, 2 जेई की फीस आ गई। हमने पॉइंट नंबर 4 को भी टैकल कर लिया। जी, कोई सवाल यहां तक? हमने पीएनएल बना रहे हैं कि अगर हम सेल डायरेक्टर की प्रपोजल को इंप्लीमेंट करें तो अगले साल हमारा पीएनएल कैसे दिखेगा। अगले साल हम
इससे 10% है या ज़्यादा यूनिट बेचेंगे, 180 के हिसाब से रेवेन्यू ले लिया और जो खर्चे यहाँ पे नज़र आ रहे थे सीधे सीधे उठा के वहाँ तो ट्रांसफ़र कर दिए। बाकी खर्चे जो इस प्रपोजल से रिलेटेड हैं वो हम यहाँ से पिक करते जा रहे हैं। पॉइंट 1, 2, 3, 4 इनसे हम डील कर चुके हैं P&L बनाते हुए। अच्छा, पॉइंट नंबर 5 को अब हम पढ़ते हैं जी। ये ज़रा थोड़ा सा इसमें ज़्यादा हमें वर्किंग रिक्वायर्ड होगी, सोचना ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा। JEE also provides an additional facility of handling delivery and sales return to its clients. This service can be availed by paying either a lump sum annual fee of 1.5 million or an additional commission of 5% of selling price. If this service is availed, entire fixed expenses will be saved. Entire fixed expenses will be saved. और हमारे फिक्स एक्सपेंसेस होंगे कितने? 10% सेविंग के बाद। अब देखिए हमारे पास 3 ऑप्शन है यहां पे। बेसिकली इस पॉइंट से 3 ऑप्शन बनती हैं। ऑप्शन नंबर 1, हम ये सर्विस ना लें। अगर हम ये सर्विस नहीं लेंगे तो हमें फिक्स सेलिंग एक्सपेंसेस पे करने पड़ेंगे ना। और फिक्स सेलिंग एक्सपेंसेस हमारे कितने पे होंगे? मैं इसे इसकी वर्किंग यहां पे बनाता हूं मैं एक, वट एवर नंबर इज। हमारे फिक्स सेलिंग एक्सपेंसेस कितने होंगे बेटा? 1.8 तो अभी हैं, लेकिन हम जब मूव करेंगे जमाल इंटरप्राइजेस की तरफ तो उनमें 10% की सेविंग आ जाती है, मतलब 90%, 16,20,000। ऑप्शन नंबर 1, हम 16,20,000 का खर्चा दें। ऑप्शन नंबर 2, हम 15 लाख पे कर दें। 15 लाख और 5% ऑफ रेवेन्यू, 5% ऑफ 2970000 कितना बना जी? 1.48। दोबारा जुमला पढ़ो। कहते हैं आपको एक सर्विस ऑफर कर रहा है। वो क्या सर्विस है? हैंडलिंग डिलीवरी एंड सेल रिटर्न टू इट्स कस्टमर। उसके लिए उसने कहा जी मुझे या ये दे दो या ये दे दो। क्या देना चाहोगे? जो सस्ता वही देना चाहोगे। उसने कहा जी या ये दे दो या ये दे दो। इसका फायदा क्या होगा? ये कॉस्ट सेव हो जाएगी। अब बताओ, ये पाए करके ये कॉस्ट बचानी है। अब बात यही बनी ना भाई, या 16,20,000 इधर खर्च कर दो या 14,85,000 कंपनी को दे दो। तो आपका डिसीजन क्या है? एडिशनल फी टू जमाल इंटरप्राइजेस, वर्किंग एक्स के रेफरेंस से 14,85,000। एक सौटा जुमला फिर पढ़ लें और ये वर्किंग देख लें एक्स, और बात समझ नहीं आई तो पूछिए। ये 2 पॉइंट्स मिला के आप पढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 6 का जो 10% का लिंक है वो भी इसके साथ जोड़ लीजिएगा। ऑनलाइन जाने से आपकी फिक्स सेलिंग कॉस्ट में 10% की कमी होगी। मतलब ऑनलाइन जाते हैं तो फिक्स सेलिंग कॉस्ट आपकी 18 लाख से वैसे ही 16,20,000 पे आ जाएगी। अब उस कॉस्ट से भी बचने के लिए ऑप्शन है। जेई कहता है कि भाई मुझे 15 लाख या 5% ऑफ सेलिंग प्राइस कमीशन दे दो, तो ये कॉस्ट भी बचा लो। तो 16,20,000 का खर्चा करना है, 15 लाख पे करना है या 14,50,000 पे करना है। तो जो लीस्ट है वो बेहतर है, 14,50,000। ये हमारा डिसीजन है, वो हमारे पीएनएल में जाएगी। जी बेटा। बेटा वो फिक्स्ड कॉस्ट है। रीड द क्वेश्चन केयरफुली। दैट इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स्ड कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट प्रोडक्शन बढ़ने से बढ़ती है क्या? फिक्स्ड डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स्ड कॉस्ट वो है जो प्रोडक्शन बंद होने से बंद हो जाती है।
प्रोडक्शन कम होने से कम नहीं होती, प्रोडक्शन बढ़ने से बढ़ती नहीं है, प्रोडक्शन बंद होने से बंद होती है। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट है, वेरिएबल नहीं है वो भाई। जी जनाब, एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, हमने इसको डील कर लिया, इसको भी डील करना है ना भाई, इसमें वेरिएबल का पार्ट भी रहता है। हमने वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस को डील नहीं किया, आपको याद है ना, मैंने यहां पे आपको हाईलाइट करवाया था भाई। इसमें से इसका भी फिक्स कॉस्ट अब डील हो गया, इसका वेरिएबल पार्ट रहता है अभी। तो वेरिएबल पार्ट में कितनी कमी आनी है? 80% की। तो वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस आपके कितने थे? 40 रुपए। तो जनाब यहां पे मैं लेता हूं वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस, मेरे वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस जो 40 रुपए पे हैं, इनमें 80% की कमी आएगी, मतलब ये 20% रह जाएंगे। और 1,50,000 इंटू 1.1 कितने बने जी? 1.32 मिलियन। ये मेरे वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस। अगर मैं जमाल इंटरप्राइजेस की तरफ जाता हूं तो वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस 13,20,000 होंगे। अब बस आखिरी पॉइंट हमारा रह गया, पॉइंट नंबर 7। इसको डील करेंगे तो हमारा P&L कंप्लीट हो जाएगा। जी बेटा, एनी क्वेश्चन? कोई बात समझ नहीं आई पूछिए। ₹40 पर यूनिट हमारी वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट है, जिसमें 80% की कमी आ जाएगी, मतलब कॉस्ट हमारी 20% रह जाएगी। 40 रुपए पर यूनिट से 8 रुपए पर यूनिट रह जाएगी। 8 रुपए पर यूनिट, इतने यूनिट बेचने अगले साल, टोटल खर्चा 13,20,000। अच्छा जी, ऑप्शन, अब ऑप्शन लास्ट पॉइंट, एडिशनल सपोर्ट स्टाफ वुड बी हायर्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 2 लाख पर मंथ। 2 लाख पर मंथ पे एडिशनल सपोर्ट स्टाफ चाहिए होगा जी। दिस एडिशनल हायरिंग कॉस्ट कैन बी रिड्यूस्ड टू 80%। यह कॉस्ट 80% पे लाई जा सकती है। If existing staff is given additional responsibilities with overtime payment, which would increase variable selling expenses by 10%. अच्छा जी, क्या क्या रहा है तवज्जो से। डिसीजन मेकिंग में बेटा सवाल को ना बार बार पढ़ना, वैसे ही तो क्रिटिकल है ही है, लेकिन डिसीजन मेकिंग के सवालों में इसकी अहमियत बढ़ जाती है, क्योंकि आपको सवाल में ही बताया जाता है कि आपने वैल्यूज कैलकुलेट कैसे करनी है। जैसे इस केस में देखो, कहते हैं आपको एडिशनल सपोर्ट स्टाफ चाहिए 2 लाख पर मंथ पे। 2 लाख पर मंथ पे एडिशनल सपोर्ट स्टाफ 2 लाख पर मंथ के हिसाब से सालाना कॉस्ट कितनी बनी? 24 लाख। उसने कहा जी आपको 24 लाख का स्टाफ चाहिए। कहता जी इस कॉस्ट को आप रिड्यूस कर सकते हो 80%। इस कॉस्ट को 80% ला सकते हो किस सूरत में? अगर आप ओवरटाइम दो एग्जिस्टिंग स्टाफ को। कितना ओवरटाइम? 10% ऑफ वेरिएबल एक्सपेंसेस। ये आपका स्टाफ का खर्चा है, इसको आप रिड्यूस कर सकते हो, ऑप्शन है, देख लो करना है कि नहीं करना, हम डिसाइड कर लेते हैं। इसको 80% पे ला सकते हैं, तो 24 लाख का 80% 19 लाख। आप इसको 19,20,000 पे ला सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको देना पड़ेगा ओवरटाइम। कितना ओवरटाइम? 13,20,000 का 10%, जो कि बनता है 1,32,000। टोटल कितना खर्चा बन जाएगा? 20 लाख
20,52,000। लीजिए जी, अब सवाल दोबारा स्टेटमेंट पढ़ो। कहता है जी आपको 2 लाख पर मंथ के हिसाब से स्टाफ चाहिए, लेकिन आप इस कॉस्ट को 80% पे ला सकते हो अगर इतना ओवर टाइम दे दो। अब बोलो क्या इस कॉस्ट को 80% पे लाना है? आंसर इज यस। हम पूरी कॉस्ट पे करेंगे 24 लाख, ओवर टाइम के साथ चलेंगे तो 20 लाख। हमारा खर्चा रहेगा 20,52,000। एडिशनल स्टाफ। लीजिए जी, अब यहां से आप प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट या लॉस निकाल लीजिए। क्या आ रहा है आपका? लॉस 33,11,1,000। ये जी ऑपरेटिंग लॉस आ गया। अगर हम सेल डायरेक्टर की प्रपोजल को माने तो अगले साल हमारा ऑपरेटिंग लॉस आएगा 33,11,1,000। और मैंने आपसे कहा था कंपैरिजन करके बताना है भाई। हमारा लॉस 23,50,000 से बढ़ के चला जाएगा 33,11,1 पे, तो इसका मतलब लॉस में इजाफा आ रहा है, लॉस में इंक्रीज आ रहा है। इंक्रीज इन लॉस कितना आ रहा है जी? 961,000 रुपीज का लॉस में इजाफा है। तो इसका मतलब अगर आप डायरेक्टर प्रपोजल, सेल डायरेक्टर प्रपोजल लाते हो तो लॉस में इजाफा है, और अगर आप ला रहे थे प्रपोजल सीएफओ की तो उसमें सा बेनिफिट, उसमें था प्रॉफिट। प्रॉफिट में इजाफा या लॉस में कमी कह लो, ठीक है। उसमें आ रहा था नेट बेनिफिट, वहां पे था नेट बेनिफिट और ये है नेट कॉस्ट। तो बेहतर क्या हुआ? सीएफओ का प्रपोजल बंद करना बेहतर है। सेल डायरेक्टर की प्रपोजल की सूरत में आपका लॉस 23,50,000 से बढ़ के 33,11,000 पर जाता है। आपके लॉस में इतना इजाफा आ रहा है, 961 का इजाफा है लॉस में, जबकि सीएफओ की प्रपोजल से आपकी लॉस में रिडक्शन आ रही है। रिडक्शन इन लॉस 18,50,000, क्योंकि मैंने आपको कहा था नेट बेनिफिट का मतलब या लॉस में कमी है या प्रॉफिट में इजाफा है, एक ही बात है ना। लॉस में कमी या प्रॉफिट में इजाफा एक ही बात है, ठीक है। तो चूंकि अब यहां पे लॉस की टर्म में बात हो रही है, तो सीएफओ की प्रपोजल से हमारे लॉस में 18,50,000 की कमी आएगी, और सेल डायरेक्टर की प्रपोजल की वजह से हमारे लॉस में 9,61 का इजाफा आएगा। तो इन दोनों में से बेहतर प्रपोजल सीएफओ की है, हम उसको रिकमेंड करेंगे। सीएफओ की प्रपोजल, क्योंकि हमसे कहा गया था बताइए इन दोनों में से बेहतर प्रपोजल कौन सी है। दिस वाज अ रिक्वायरमेंट, एवैल्यूएट द सजेशंस ऑफ सीएफओ एंड सेल डायरेक्टर एंड रिकमेंड द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन टू द मैनेजमेंट। अच्छा जी, इस सवाल में अब ये इसका एग्जामिनर का सोल्यूशन देखिए, नहायत ही इनएफिशिएंट सोल्यूशन है। ये सारी कहानी उसने एग्जिस्टिंग पीएनएल रिपीट किया हुआ है। ये तो क्वेश्चन में सारा गिवन था, यहां बनाने की जरूरत नहीं थी। ये सारा एक एक आइटम पे फर्क बनाने की जरूरत नहीं थी। फर्क सिर्फ आपने करना क्या था, जो मैंने आपसे अभी शेयर की बात, कि भाई इन दो वैल्यूज को कंपेयर करें और 961 का फर्क निकाल दो। ये क्वेश्चन में गिवन है, या आपने कैलकुलेट कर ली, ये फर्क निकाल दिया। ये पूरी कहानी ऊपर ये जो है और ये जो है यहां पे आंसर में रॉन्गली इनएफिशिएंटली डाली गई है, जरूरत नहीं थी। आपको सिर्फ एक ये कॉलम बनाना था जैसे हमने बनाया। उसमें भी उसने क्या किया, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट, कोई जरूरत नहीं। मैंने आपको देखा, मैंने कोई वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट का ख्याल नहीं रखा, क्योंकि मुझे उसने ये नहीं कहा कि पीएनएल अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग बनाओ। मुझे तो सिर्फ अपने हिसाब से डिसीजन मेकिंग के लिए पीएनएल बनाना है। मैंने डिसीजन मेकिंग के लिए पीएनएल बनाया, मार्जिनल कॉस्टिंग का असूल जहन में रखा, जरूर कोई एब्जॉर्प्शन नहीं बीच में डाली, लेकिन अलहदा से कंट्रीब्यूशन की फिगर दिखाना यहां पे जरूरी मेरे लिए नहीं था, ठीक है। तो मैं इस फिगर पे पहुंच गया। ये प्रेजेंटेशन ऐसे है या वैसे है कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, बट ये डेफिनेटली अननेसेसरी है। इसने सोल्यूशन गलत नहीं किया, लेकिन सोल्यूशन को बहुत ज्यादा इनएफिशिएंट कर दिया। ये सारा कॉलम गलत भरा हुआ है,
ये सारा कॉलम गलत भरा हुआ आई कैप के सोल्यूशन में। आपको ये कॉलम बनाना था, इस फिगर से डिफरेंस लेके ये फिगर निकाल देनी थी जो मैंने आपके सामने अभी प्रेजेंट की थी, ठीक है। और उसके बाद आपने डिसीजन दे देना था। बेहतर क्या है, डिसीजन को भी मैंने एलैबोरेट कर दिया। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? ये फिगर जो उसने एग्जामिनर ने ये जो लिखी हुई है, ये फिगर उसने बताई है, कैसे बताई? इन दोनों का डिफरेंस लो ना तो ये मान जाएगा। डिफरेंस मतलब सम करना पड़ेगा, नेगेटिव एक पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव का फिगर करोगे तो सम करना पड़ता है। तो सम करे तो 28,11,000। तो यही फिगर 28,11,000 की फिगर एग्जामिनर ने सोल्यूशन में लिख दी है। ये लिखें या ना लिखें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सिर्फ यही बता दें कि जी फाइनेंस सीएफओ की प्रपोजल की वजह से लॉस में कमी हो रही है 18,50,000 से, और सेल डायरेक्टर की प्रपोजल से लॉस में इजाफा आ रहा 961,000 से, तो सीएफओ का प्रपोजल बेहतर है, कहानी खत्म। या जिस तरह इसने बता दिया, दोनों के डिफरेंस को सम करके कि भाई सीएफओ की प्रपोजल की वजह से नेट इतना फायदा है, या सीएफओ का प्रपोजल इतनी अमाउंट से बेहतर है, जैसे मर्जी बताएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जी एनी क्वेश्चन? इस सवाल में कोई हेल्प चाहिए, कोई कैलकुलेशन में गाइडेंस चाहिए, पूछिए जनाब। अच्छा, ये एंड में अब जो सवाल में बच गए ना, काफ़ी ये लेंथी सवाल हैं। जैसे अब हमारा अगला सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 26 हमारे प्लान के मुताबिक, अब वो भी 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। बल्कि एक मिनट पहले इसकी परफॉर्मेंस डिस्कस कर लें, क्योंकि मुझे लग रहा है अगला सवाल हम आज कर नहीं पाएंगे। हम इसकी मार्किंग स्कीम और परफॉर्मेंस ज़रा देखते हैं क्या है। अब इसकी परफॉर्मेंस तो अनफॉर्चुनेटली बहुत ही ख़राब है। 11%। ये 11% परफॉर्मेंस की वजह क्या है? चलें इसको हम देखते हैं जी, क्या क्या गलतियां बताएं एग्जामिनर ने। Many examiners ignored the option of discontinuing product BA and did not compute the benefit under that option. मतलब हमने कहा था ना, ऑप्शन 1 ये है और ऑप्शन 2 ये CFO की कहानी है और ये सेल डायरेक्टर की कहानी है। तो कहते जी पहली गलती मेन, बच्चों ने CFO की ऑप्शन को, प्रपोजल को फोरगो ही कर दिया। हालांकि क्वेश्चन बड़ा क्लियरली कह रहा है कि CFO और सेल डायरेक्टर की प्रपोजल को कंपेयर करके बताइए बेस्ट ऑप्शन कौन सी है। Examiners did not apply the concept of incremental cost benefit under option 2 for decision making purposes. मतलब एंड में जो लॉस को करंट लॉस से कंपेयर करना था, उस चीज को बच्चों ने इग्नोर किया। Decision making of availing the services of delivery, sale returns, option continuing fixed cost was not evaluated. Point number 5 में जो आ रही थी। In decision making of additional support of impact of increase in various selling costs, that was not considered. Point number 7 में जो आ रही थी। लेकिन मैं, ये तो गलतियां छोटी हैं। मेन अगर मैं समझूं ना तो ओवरऑल स्टूडेंट, जैसे मैंने कहा कि लकीर का फकीर ज़्यादातर बच्चे बनते हैं, वो रिलेट करते हैं पुराने सवालों से, वो रिलेट करते हैं जो स्टेप्स पढ़े हुए हैं मेक और बाय लिमिटिंग फैक्टर टाइप से, और जब उससे रिलेट नहीं होता तो चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाते। मैंने आपको एक जनरल प्रिंसिपल बता दिया कि भाई हमने गाइडलाइन जरूर पढ़ ली है मेक और बाय शटडाउन टाइप की, लेकिन लेट्स अज्यूम ये सवाल सिर्फ यही होता, सेल डायरेक्टर की प्रपोजल, सीएफओ की प्रपोजल होती ना, यहां पर कहता जी कंपनी लॉसेज में, सेल डायरेक्टर कहता है ऑनलाइन लॉन्च कर दो, बताओ करना है कि नहीं करना। ये भी तो सवाल हो सकता था ना कि भी सेल डायरेक्टर कह रहा है इसको ऑनलाइन लॉन्च कर दो, हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो रूल क्या रहेगा? इंपैक्ट ऑन प्रॉफिट। लॉन्च करने से मेरी सेल पे क्या असर पड़ता है, मेरे प्रॉफिट पे क्या असर पड़ता है? जवाब वही है जो हमने बनाया कि भी अगर हम लॉन्च करते हैं, अगले साल हमारा पीएनएल ये बनेगा। लॉन्च के बगैर पीएनएल क्या है, इंपैक्ट क्या है? लॉस में इजाफा। सो डोंट लॉन्च इट। ठीक है, ये डिसीजन होना था। तो हमसे सवाल ऐसे ही पूछा जा सकता था कि इसको लॉन्च करना है कि नहीं करना है। बट यहां पे उसने 2 ऑप्शन दे दी कि शट डाउन करें या लॉन्च करें ऑनलाइन पे। तो हमने दोनों को अलहदा अलहदा कंपेयर कर लिया, अलग अलग वैलिएट कर लिया और फाइनली दोनों को कंपेयर करके डिसीजन दे दिया। तो सवाल को ध्यान से बेटा पढ़ना है और सवाल को अच्छी तरह पढ़ने के बाद ही आप उसके सॉल्यूशन का फैसला कर पाओगे। अगर आप सवाल को ट्रेस करते रहे कि माजी के किस सवालों से मिलता है,
सवाल को ट्रेस करने की कोशिश में लगे रहे कि ये हर सूरत आपके किसी न किसी किताब की एग्जाम्पल से, किसी न किसी किताब के पैरा से मैच होना चाहिए, तो फंस जाओगे। मैच होता है 1, 2, 3 मिनट में फैसला हो जाएगा आपका कि भाई ये कोई मैच होता लग रहा है कि नहीं लग रहा। अगर लग रहा है तो उन उसूलों के मुताबिक हल कर दो, नहीं होता लग रहा हो तो इंपैक्ट ऑन प्रॉफिट मेजर करना है भाई। इस प्रपोजल का हमारे प्रॉफिट पे क्या असर पड़ेगा, तरीकाकार क्या है, अगले साल का प्रॉफिट निकाल लो, करंट प्रॉफिट से कंपेयर कर लो, इंक्रीज डिक्रीज पता लग जाएगा। तो इस सवाल में पुअर परफॉर्मेंस की वजह गालिबन यही है कि बच्चे पिक नहीं कर पाए। अदरवाइज इंडिविजुअल फिगर कैलकुलेट करने की बात करो तो नंबर बड़े आसान लगते हैं, सवाए 2 फिगर्स के जिनकी हमने ये वर्किंग बनाई है। इन 2 के अलावा बाकी नंबर बहुत आसान है, लेकिन नंबर तब आप कैलकुलेट करोगे ना जब आपको फॉर्मेट तो पता हो किस फॉर्मेट में नंबर डालने हैं। तो फॉर्मेट आपको पता लगता है कि भाई पीएनएल बनाना है और हमने कंपैरिजन करना है कंट्रीब्यूशन फॉरगोन को फिक्स कॉस्ट सेव से। फॉर्मेट आपके जहन में आएंगे तो आप फिगर कैलकुलेट कर पाओगे। अगर फॉर्मेट आप नहीं आइडेंटिफाई कर पाते तो फिगर भी कैलकुलेट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आप नंबर नहीं ले पाते। स्टेप तो देख लो यहां पे कितने स्टेप हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 स्टेप्स हैं। मतलब 16 स्टेप्स हैं, एज लो एज 0.5 एंड एज हाई एज 3। फिक्स एक्सपेंसेस, फिक्स सेलिंग एक्सपेंसेस 3 नंबर की, वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस 3 नंबर की। और बाय द वे जो मैं मुश्किल फिगर कह रहा था वो कितना है मुश्किल फिगर, ये एडिशनल सपोर्ट्स ऑफ 0.5, एक ये मुश्किल फिगर है और दूसरी कौन सी है, फिर सेलिंग एक्सपेंस ये 0.5। तो मतलब जो मुश्किल पॉइंट नोट नंबर 5 और नोट नंबर 7 था जो मुश्किल लग रहे थे वो दोनों मिला के 1 नंबर के हैं। मतलब उन 2 पॉइंट को छोड़ भी दो आप, सिर्फ आपको आइडिया पता लग जाए मुझे पीएनएल बनाना है, ये आइडिया आपको समझ आ जाए तो 17 नंबर का सवाल में 17 में से 15 या 16 नंबर आराम से लेते हो आप। लेकिन अगर आप पीएनएल नहीं सोच पाए तो आप फंस गए। इसलिए मैं आपको एडवाइस करता हूं कि क्वेश्चन को बेटा बार बार पढ़िए, समझिए और खुद सोचने की कोशिश कीजिए कि मुझे ये सवाल किस अंदाज में, किस फॉर्मेट पे हल करना चाहिए। यू नीड टू डेवलप दिस एबिलिटी, स्पेशली इन डिसीजन मेकिंग सिनेरियो। ये प्रॉब्लम आने वाला है, दिस इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट चैलेंज इन दिस एरिया कि किस फॉर्मेट के तहत सवाल हल करने हैं। 10 में से 7 सवाल में भी आपके हो जाएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे हो जाएंगे, लेकिन 3 सवालों में आपको दिक्कत आएगी। जैसे इस सवाल में हमें प्रॉब्लम था कि भाई ये बेसिक फॉर्मेट से नहीं होता, हमें खुद सोचना था कैसे हमें बनाना है, पीएनएल बनाना है, कंपैरिजन करना है। अच्छा, ये आज के लिए इतने, बाकी इंशाल्लाह कल मिलेंगे तो हम मजीद सवालों की तरफ चलेंगे। या सवाल लेंथी हुआ करेंगे, 1-1.5 सवाल ही हमसे लगता है दिन में हो पाएगा। जब छोटे सवाल आएंगे तो इंशाल्लाह ज़्यादा भी कर लेंगे। फिलहाल एक ही सवाल हम कर पाएँ आज के दिन में। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।